नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की एक ऐसी किताब की जो बहुत विवादास्पद भी है और उतनी ही प्रभावशाली भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्ति के 48 नियम की। तो इस किताब का जो सबसे बुनियादी आइडिया है वो क्या है? वो ये है कि पावर यानी शक्ति एक खेल की तरह है। एक ऐसा खेल जो सदियों से हमेशा से खेला जा रहा है। और ये खेल अच्छा या बुरा नहीं है, ये बस है। और चाहे हम माने या ना माने, हम सब इस खेल का हिस्सा हैं किसी न किसी तरह। रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि इस खेल के जो नियम हैं उन्हें समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि ये नियम वहीं छिपे हैं, बिल्कुल साफ साफ, बस देखने वाली नजर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस खेल का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत आखिर है क्या। तो देखिए, नियमों का जो पहला सेट है ना, वो इस बारे में नहीं है कि कोई असल में कैसा है, नहीं, बल्कि इस बारे में है कि वो दूसरों को कैसा दिखता है। क्योंकि इस खेल में पावर एक परफॉर्मेंस से कम नहीं है। और इस परफॉर्मेंस का सेंटर पॉइंट क्या है? अटेंशन। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना और उसे जाने ना देना। मतलब खुद को एक ऐसा मैग्नेट बना लेना कि लोग बात करने पर मजबूर हो जाएं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पिकासो। वो जानबूझकर डिस्टर्बिंग आर्ट बनाते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि कोई उन्हें इग्नोर ना कर पाए। लेकिन यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। एक बार जब सबकी नजरें आप पर हों, तब ये नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये कहता है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को थोड़ा दुर्लभ बनाओ, थोड़ा कम नजर आओ। आप देखिए, नेपोलियन जैसा महान रणनीतिकार भी इस बात को समझता था कि हर वक्त सामने रहने से वो बात नहीं रहती, इज्जत कम हो जाती है। कभी कभी स्टेज से हट जाना आपकी वापसी को और भी पावरफुल बना देता है। और इसी से जुड़ा है ये अगला सिद्धांत कि इंसान खुद को जितनी इज्जत देता है ना, दुनिया भी उसे उतनी ही इज्जत देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी में। वो भी उस समय जब उन्हें कोई जानता तक नहीं था। जरा सोचिए इस बात को। यात्रा शुरू भी नहीं हुई, एक जहाज तक नहीं है, और कोलंबस स्पेन की रानी से ऐसी ऐसी रॉयल पदवियां मांग रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उनके परिवार के पास रहेंगी। ये उनका कॉन्फिडेंस ही तो था, उनका अटूट आत्मविश्वास, जिसने रानी को उनकी यात्रा के लिए पैसे देने पर मजबूर कर दिया। तो ये तो हुई बाहरी छवि की बात। अब दिखावे से आगे बढ़कर आते हैं एक्शन पर, यानी असली कार्रवाई पर। और यहाँ के नियम सीधी टक्कर लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इनडायरेक्ट तरीकों, सब्र और कंट्रोल की बात करते हैं। ये नियम बहुत सीधा सा है। बहस मत करो, अपने एक्शन से जीतो। क्योंकि देखिए, किसी को बहस में हरा देना बहुत टेम्पररी होता है। असली जीत वो है जो काम से साबित हो। और माइकल एंजेलो वाली कहानी में सबसे कमाल की बात क्या है? यही कि उन्होंने बहस की ही नहीं, उन्होंने बस एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा किया कि हाँ, वो बात मान रहे हैं। एक छोटे से एक्शन से उन्होंने अपनी कला भी बचा ली और सामने वाले का ईगो भी हर्ट नहीं होने दिया। कमाल है ना? और ये ब्रुनेलेस्की की कहानी, वाह, क्या शानदार चाल चली उन्होंने। बीमारी का बहाना करके खुद को इतना जरूरी बना दिया कि जिन लोगों ने उन्हें काम पे रखा था वो ही उनके पास चलकर आए, उनकी शर्तों पर। यही तो असली पावर है, जब दूसरे आपके पास आए, ना कि आप उनके पीछे जाए। तो यहां सीखने वाली बात क्या है? ये कि कभी कभी सरेंडर करना या हार मान लेना असल में एक बहुत पावरफुल मूव हो सकता है। ये आपको सांस लेने का, दोबारा तैयारी करने का मौका देता है। और इसी बीच आपका दुश्मन क्या करता है? वो जीत के नशे में लापरवाह हो जाता है। चलिए, अब आते हैं किताब के सबसे डार्क और शायद सबसे, कह सकते हैं, खतरनाक हिस्से पर। यहां बात होगी ह्यूमन साइकोलॉजी की। ये नियम इस पर फोकस करते हैं कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझें और हाँ, उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जैसे ये नियम हमें चेताता है उन लोगों से बचने के लिए जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिन्हें संक्रामक कहा गया है। किताब में लोला मोंटेस की ट्रैजिक कहानी है। एक ऐसी महिला जिसकी अपनी नेगेटिविटी, उसकी अस्थिरता, उसके हर चाहने वाले की जिंदगी में जहर घोल देती थी। यहां तक कि एक की तो जान भी चली गई। एक तरफ तो किताब कहती है, और ये बात मैकियावेली से ली गई है, कि अगर किसी को चोट पहुंचानी है तो ऐसी पहुंचाओ कि वो बदला लेने के बारे में सोच भी ना सके। मतलब दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। लेकिन दूसरी ही तरफ एक और साइकोलॉजिकल टूल है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढ लो। और ये कितना क्रूर कंट्रास्ट है देखिए। जब चीनी जनरल चाओ साओ की सेना में खाने को लेकर बगावत होने लगी तो उन्होंने क्या किया? अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ही एक वफादार अफसर पर मढ़ दिया
और उसे सजाए मौत दे दी। लेकिन अल्टीमेट साइकोलॉजिकल पावर डराने धमकाने में नहीं है। नहीं, वो आती है लोगों के दिल और दिमाग को जीतने में। उनके इमोशंस और उनके सेल्फ इंटरेस्ट को ऐसे अपील करो कि वो खुद ब खुद वही करना चाहें जो आप चाहते हैं। जैसे रणनीतिकार चुकू लियांग ने किया। उन्होंने अपने दुश्मन को 7 बार पकड़ा और 7 बार उसे इज्जत से छोड़ दिया। नतीजा, वो दुश्मन इतना प्रभावित हुआ कि उसने हमेशा के लिए वफादारी की कसम खा ली, बिना किसी आखिरी खूनी लड़ाई के। एक दुश्मन को सबसे पक्का साथी बना लिया गया। ये है असली पावर। तो इन सभी सर्द, कैलकुलेटेड रणनीतियों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इन सब का क्या मतलब निकाला जाए, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये किताब पावर को एक सोशल गेम की तरह देखती है, जो अच्छा या बुरा नहीं है, बस है। ये मानती है कि दिखावा बहुत जरूरी है और इनडायरेक्ट एक्शन सीधी ताकत से बेहतर है। और इन सब के केंद्र में है इंसानी स्वभाव को समझना। ये एक तरह से इंसानी रिश्तों की छिपी हुई अंधेरी गलियों का नक्शा है। और आखिर में किताब यही एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हम सब ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, क्या ये नियम कामयाबी की कोई सीक्रेट चाबी है, या फिर ये सिर्फ एक खतरनाक सोच है जो शक और डर पैदा करती है? ये हमें चैलेंज करती है कि हम अपने आसपास चल रहे पावर के इस खेल को देखें, उसे पहचानें और फिर ये फैसला करें कि हमें इस खेल में खिलाड़ी बनना है या सिर्फ एक मोहरा।